नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 16 जुलाई। तो 16 जुलाई की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। तो ये शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। बात करें अगर जो ये शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस है, तो इस डिवाइस से मात्र 15 मिनट में 10 बाई 10 के कमरे के लिए कीटाणु रहित किया जा सकता है। तो इसी कमरों को कीटाणु रहित बनाने के लिए ये शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने, और इस डिवाइस के लिए स्मार्टफोन से ऑपरेट किया जा सकता है। बात करें यहाँ जो शुद्ध है, जो शुद्ध की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ऐसे यहाँ है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडली अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, एक बार दोबारा सुन लीजिए, स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडली अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। बात करें अगर आईआईटी कानपुर की, तो आईआईटी कानपुर भी अभी चर्चा में रहा था, क्योंकि कम लागत वाले पोर्टेबल जो वेंटिलेटर हैं उनका भी निर्माण आईआईटी कानपुर के द्वारा किया जा रहा है। वहीं प्रतिदिन 25,000 मास्क भी बनाए जा रहे हैं आईआईटी कानपुर के द्वारा। और अभी कुछ समय पहले ही एक टीचिंग सेटअप जिसका नाम था मोबाइल मास्टर जी, तो इसको भी विकसित किसने किया था, तो आईआईटी कानपुर ने विकसित किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत मतलब कि अम्बेसडर ये नियुक्त हुए हैं विक्रम दुरईस्वामी। तो विक्रम दुरईस्वामी के लिए बांग्लादेश में भारत का अगला नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है, और ये 1992 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, और ये रीवा गांगुली दास की जगह लेंगे। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर में 5 आपके अम्बेसडर नियुक्त हुए हैं अदर कंट्री में भारत की तरफ से, तो मैंने वो सब एक ही साथ में लिखे हैं। अब ये हुए हैं बांग्लादेश में नियुक्त। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट अम्बेसडर की, तो तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले जो राजदूत बने हैं इनका नाम है डॉक्टर विदुपी नायर। ये 2002 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, और ये कहाँ नियुक्त हुए हैं, तो ये नियुक्त हुए हैं तुर्कमेनिस्तान में। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, मुद्रा है मानत, और राष्ट्रपति हैं यहाँ के तुर्कमेनिस्तान के, इनका नाम है गुरबानगुली बरादीमुहामेडो। ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और अफगानिस्तान में भारत के जो नए राजदूत बने हैं उनका नाम है रुदेंद्र टंडन। तो रुदेंद्र जो टंडन है, इनके लिए अब अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। बात करें अगर अफगानिस्तान की, तो राजधानी है काबुल में, मुद्रा है अफगानी, और राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के अशरफ गनी। उसके बाद चेक रिपब्लिकन में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है हरीशचंद्र कोटलवार। तो हरीशचंद्र कोटलवार अब चेक रिपब्लिकन में भारत के नए अम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। और बात करें अब चेक रिपब्लिक की, तो इसकी राजधानी है प्राग, मुद्रा है क्रोना यहाँ की, और राष्ट्रपति हैं चेक रिपब्लिक के, इनका नाम है मिलोज जेमान, और प्राइम मिनिस्टर हैं चेक रिपब्लिक के, इसका नाम है आंद्रेज बेबीज। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट जो अम्बेसडर नियुक्त हुए हैं जो ताइवान में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो ताइवान में जो भारत के नए राजदूत बने हैं इनका नाम है गौरंग लाल दास। तो गौरंग लाल दास के लिए ताइवान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात करें ताइवान की, तो ताइवान की राजधानी है ताइपेई, मुद्रा है डॉलर, ताइवानी डॉलर यहाँ की मुद्रा है, और राष्ट्रपति हैं ताइवान के, इनका नाम है त्साई इन बेंग। और त्साई इन बेंग इस देश के मतलब कि ताइवान के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो इसी वर्ष बने हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये न्यू अपॉइंटमेंट है। तो इस प्रकार 5 देशों में भारत के नए अम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। तो 5 को मैंने एक साथ ही लिख लिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार परियोजना से बाहर कर दिया है। तो किस देश के द्वारा जो चाबहार परियोजना थी जिसमें कि भारत शामिल था, तो भारत के लिए बाहर कर दिया है ईरान देश ने। ईरान देश ने भारत को चाबहार परियोजना से बाहर कर दिया गया है। अगर बात करें तो इसका कारण क्या बताया है ईरान ने, तो ईरान ने कहा है कि भारत जो है वो पैसे देने में देरी कर रहा है तथा प्रोजेक्ट को शुरू करने में भी देरी कर रहा है, ऐसा ईरान का कहना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात करें तो इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि भारत की तरफ से, क्योंकि कुछ समय पहले चीन ने ईरान में 400 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, और भारत का और अभी चाइना का आपसी जो संबंध है वो अभी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि जो गलवा घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी तो उसी को लेके, और जो भारत है, भारत के लिए भारत जो है वो अमेरिका से काफ़ी
मतलब वो अमेरिका से काफ़ी अच्छे संबंध हैं। वहीं बात करें तो चीन के ईरान से संबंध हैं। तो आपसी कहीं मतभेद को लेके यही है कि इसीलिए ईरान ने भारत के लिए चाबहार परियोजना से बाहर कर दिया है। और ईरान का तो मानना ये है कि जो भारत जो है वो इस परियोजना के लिए पैसे नहीं दे रहा है तथा प्रोजेक्ट शुरू करने में देरी कर रहा है। लेकिन भारत का मानना है कि चीन ने ईरान में $400 बिलियन का निवेश की घोषणा की है, तो उसी के कहने पे आके ईरान ने भारत के लिए बाहर किया है। बात करें अगर ईरान की, तो राजधानी है तेहरान में, मुद्रा है रियाल और इसकी नई करेंसी है तोमान, और राष्ट्रपति है ईरान के, इनका नाम है हसन रूहानी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का बॉन कलमन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये वर्ष 2020 का जो बॉन कलमन पुरस्कार है ये दिया जाएगा जो इसरो के अध्यक्ष है, इनका नाम है के सिवन। तो के सिवन के लिए 2020 का बॉन कलमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बात करें ये पुरस्कार के सिवन के लिए मार्च 2020 में जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, तो उस संस्था के द्वारा इन्हें ये सम्मान दिया जाएगा जिसका नाम है बॉन कलमन पुरस्कार। ये मिलेगा मार्च 2021 में, लेकिन मिलेगा किस वर्ष का? तो 2020 का। बात करें इस पुरस्कार की, तो जो के सिवन है ये पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। और बात करें इनसे पहले किन किन भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है, तो पहला जो मिला था वो मिला था कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन के लिए। वहीं सेकेंड बार मिला था, उनका नाम था यू आर राव नाम था। अगर बात करें कि वैश्विक लेवल पे ये पहली बार किसे मिला था, तो ये पहली बार मिला था चार्ल्स इलाजी के लिए। इनका नाम था चार्ल्स इलाजी, ये भारतीय नहीं थे ये, तो चार्ल्स इलाजी के लिए ये पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। बात करें इस पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार थियोडोर बॉन कलमन के नाम पर दिया जाता है। किसके नाम पर? तो थियोडोर बॉन कलमन के नाम पर दिया जाता है, जो कि ये जो संस्था है एरोस्पेस, ये कौन थे? थियोडोर बॉन कलमन। तो ये एक एरोस्पेस इंजीनियर थे और ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के संस्थापक भी थे, तो इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। बात करते हैं एक और अवार्ड की, तो ये अवार्ड मैंने साथ में ही लिखे हैं। एक अवार्ड और है, ये है एलाइट्स अवार्ड 2020। तो एलाइट्स अवार्ड ये 2020 है, ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक पोर्टल तथा मोबाइल ऐप है, उसके लिए प्रदान किया गया है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप। तो मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप जो कि कहाँ का है? जो छत्तीसगढ़ राज्य का है, इसी के लिए एलाइट्स अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। और इसके लिए ये प्रदान क्यों किया गया है? तो ये पोर्टल और ये मोबाइल ऐप राज्य की जितनी भी, मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं संबंधी सारी जानकारी दी जाती है इस पोर्टल और ये मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो ये मोबाइल ऐप तथा ये पोर्टल दोनों ही छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, तो इसी के कारण इन पोर्टल तथा मोबाइल ऐप के लिए एलाइट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित होने वाले ये मुख्यमंत्री किस राज्य के हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है ई के पलानीस्वामी। तो ई के पलानीस्वामी के लिए पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करें इस सम्मान की, तो ये रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो शिकागो में है। तो रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। और ये सम्मान उन लोगों के लिए दिया जाता है जो लोग पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण तथा विश्व शांति के क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो यही सब है कि पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण और विश्व शांति सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोगों के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है, जिसका नाम है पॉल हैरिस फेलो सम्मान। तो ये मिला है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं ई के पलानीस्वामी के लिए। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई में और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं ई के पलानीस्वामी। वहीं राज्यपाल की बात करेंगे तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और राज्यपाल कौन? वो यहाँ के तमिलनाडु का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश का है, उनका नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही। बात करते हैं अगर तमिलनाडु संबंधित कुछ पॉइंटों की, तो अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई थी जिसमें कि वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में जो शीर्ष पर राज रहा था वो तमिलनाडु रहा था। और अभी भारत के जो 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है जी आकाश, वो तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। जूनियर वकीलों के लिए 3000 रुपये मासिक स्कॉलरशिप देने की घोषणा भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। और आईआईटी जो मद्रास है, जो कि तमिलनाडु की एक आईआईटी संस्थान है, तो आईआईटी मद्रास जो है प्रोग्रामिंग, डेटा और साइंस में ऑनलाइन बीएससी की डिग्री
बीएससी की डिग्री कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला संस्थान भी बना है। कौन? तो आईआईटी मद्रास। और तमिलनाडु की यह निकी पूनाचा, जो कि जिनके लिए आईटीएफ मतलब कि आईटीएफ पुरुष खिलाड़ी पैनल में शामिल किया गया है। वहीं बात करेंगे तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जो भी स्टूडेंट नीट की परीक्षा पास कर लेंगे उनके लिए 10% आरक्षण देने की भी घोषणा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु ग्रामीण कायाकल्प योजना की भी शुरुआत की है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। और शरीर का तापमान व हृदय गति मापने के लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा कलाई आधारित ट्रैकर भी विकसित किया गया था। वहीं तमिलनाडु राज्य के तंजावुर नेत्रवक्ष तथा आरंबूर वुड नक्काशी के लिए जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। और तमिलनाडु राज्य ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली एक समिति भी गठित की है। और जो तमिलनाडु राज्य की सरकार है, इसने अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु पहले 58 वर्ष हुआ करती थी, उनकी बढ़ाकर अब कर दी है 59 वर्ष। और आईआईटी मद्रास के जो प्रोफेसर हैं जिनका नाम है थल्लीपल प्रदीप, तो उनके लिए निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 भी प्रदान किया गया है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कैटेगरी में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश कौन बना है? तो वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का जो सबसे ज़्यादा व्यापारिक साझेदार देश बना है वो बना है अमेरिका। और ये लगातार दूसरी बार है कि दूसरी बार सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक साझेदार देश बना है। और अभी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि अमेरिका को भारत का वित्त वर्ष 2019-20 का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बताया गया है। 2019-20 में जो भारत का अमेरिका देश में व्यापारिक साझेदारी थी वो थी 88.75 बिलियन डॉलर। तो ये दोनों देशों की व्यापारिक साझेदारी थी। और अगर बात करें तो 2013 से लेके 2017 तक चीन था भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। बात करते हैं अगर अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में, मुद्रा है डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आपके लिए पता होगा कि जो बीसीसीआई के सीईओ थे राहुल जौहरी, जिन्होंने कि इस्तीफा दे दिया था, अब उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है बीसीसीआई ने। तो अब बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है हेमांग अमीन। जब तक कि कोई परमानेंट सीईओ नहीं बन जाएगा तब तक ये जो हेमांग अमीन हैं ये बीसीसीआई के अंतिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत रहेंगे। बात करें अगर हेमांग अमीन की, तो ये वर्तमान में जो आईपीएल होते हैं उसके सीओओ है, मतलब कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वर्तमान में ये आईपीएल के। बात करते हैं बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जो कि 39वें नंबर के हैं, और सचिव हैं जय शाह। और अंतिम सीईओ अब यही बन गए, इनका नाम है हेमांग अमीन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हाँ, यहाँ से बीसीसीआई से एक क्वेश्चन और भी है कि जो बीसीसीआई के लोकपाल हैं जिनका नाम है डीके जैन, इनका कार्यकाल कुछ समय पहले ही बढ़ाया गया है। कितना? तो 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार किया गया है बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर जिले से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो ये पहली बार हुआ है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार किसी देश की सीमा से बाहर इस सूखी मिर्च का परिवहन किया है। तो ये गुंटूर जिले से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है। तो ये जो गुंटूर जिला ये कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का पहली बार परिवहन किया गया है भारतीय रेल के द्वारा। तो ये पहली बार हुआ है कि देश की सीमा से बाहर ये मिर्च भेजी गई है। बात करें ये मिर्च, ये तो ये गुंटूर जिले के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश से एक क्वेश्चन यहाँ और भी है, तो यहीं पे मैंने नोट कर रखा है कि ई क्रॉप नामक एक पहल चलाई गई है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। और इस पहल के अंतर्गत फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण करने की शुरुआत भी की गई है आंध्र प्रदेश के ही द्वारा। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत भी की गई है। और इसमें क्या होगा? तो इसमें ग्राम स्तर पर जो किसानों के नाम होते हैं तथा उनकी ज़मीनों का विवरण होता है, उनके बैंक खाते तथा खेती किए जाने वाली फसलों का पंजीकरण किया जाएगा। बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो राजधानी है अभी तो है हैदराबाद, लेकिन बाद में प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और
आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। बात करते हैं आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश ने अभी 8 जुलाई के लिए किसान दिवस मनाया है। वहीं बात करें तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त अभी बनाए गए हैं, इनका नाम है P रमेश कुमार। वहीं बात करें तो YSR कापू नेस्तम योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई थी, और डीप समरसेज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में किया गया है। जगन्नाडु चेदाड़ू योजना भी आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च हुई है, और आंध्र प्रदेश के द्वारा देश का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। उसके पहले अगर बात करें तो भारतीय नौसेना के जहाज INS कलिंग पर अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की स्थापना भी कहाँ की गई है, तो ये भी विशाखापट्टनम में ही की गई है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था किसने, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने ही। और नवरन नालू पैदलांदर की कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में ही। पोषण अभियान को लागू करने में शीर्ष पर राज्य रहा है आंध्र प्रदेश, और GMR एयरपोर्ट जो लिमिटेड है उसके द्वारा आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है भोगापुरम, तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। और फलों के उत्पादन में शीर्ष पर भी राज्य है कौन, तो ये आंध्र प्रदेश ही है। और भारत की जो पहली फ्रूट ट्रेन थी वो भी कहाँ से चली थी, तो वो भी आंध्र प्रदेश से ही चली थी, आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है, तो भारत का एकमात्र गोल्डन मतलब कि सुनहरे कलर का, तो गोल्डन कलर का बाघ देखा गया है असम राज्य में। असम राज्य का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तो उस नेशनल पार्क में इस गोल्डन बाघ के लिए देखा गया है। अब बात करें तो ये गोल्डन बाघ असम में देखा गया है। तो अभी कुछ समय पहले ही एक मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखवाया था कि भारत में जो 2018 में बाघ सर्वे हुआ था उसके लिए गिनीज रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। और अब बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर में, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और असम राज्य का जो हाईकोर्ट है वो उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। बात करेंगे तो अभी यहाँ पे देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य अभी चर्चा में बना हुआ है, क्यों, तो असम राज्य की सरकार के द्वारा जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके लिए राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने की भी घोषणा की गई है। वहीं बात करेंगे तो दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक की स्थापना की भी घोषणा की है असम राज्य की सरकार ने, और असम राज्य ने अभी एक MSME अध्यादेश भी पारित किया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी उद्योगपति जो भी असम राज्य में अपना उद्योग लगाना चाहता है तो उसके लिए 3 वर्ष तक किसी भी प्रकार की परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। उससे पहले प्रज्ञान भारती योजना भी लॉन्च की है असम में ही। उससे पहले बात करें तो IIT जो गुवाहाटी है, तो IIT गुवाहाटी के द्वारा जो अल्जाइमर रोग में जो मेमोरी लॉस हो जाती है तो उसी को रोकने के लिए एक विशेष तकनीकी भी खोजी गई है। वहीं बात करेंगे तो कोविड-19 के ही कारण असम के कामाख्या देवी मंदिर में एक अम्बुबाची मेला लगा करता था तो उसके लिए भी रद्द कर दिया गया है। और उससे पहले बात करें तो प्रज्ञा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी किसने, तो ये असम में ही शुरू की थी जो कि छात्रों को रेडियो के माध्यम से शिक्षा देने से संबंधित थी। और उससे पहले बात करें तो जो असम के एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है यादव पायेंग, इनके लिए 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके साथ साथ इनके लिए स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 के लिए भी चुना गया है। वहीं बात करेंगे तो असम में ही भ्रमण साथी योजना की भी शुरुआत हुई थी जो कि विशेषकर गुवाहाटी के क्षेत्र में शुरू की गई है। और इस योजना में क्या है, तो जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं तथा जो फीमेल होती हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बसों में यात्रा कराई जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में एक सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं, तो एक सीजन में 20 गोल दागने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं, इनका नाम है लियोनेल मेसी, और ये बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से खेलते हैं और ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। अब ये हैं अर्जेंटीना के, तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, मुद्रा है पेसो, और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के अल्बर्टो फर्डिनेंड। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र से संबंधित नागीदास संघवी का निधन हो गया है, तो ये पत्रकार थे और इनके लिए 2019 में पद्मश्री भी दिया गया था। तो ये पत्रकार के साथ साथ एक लेखक भी थे नागीदास सिंघवी, अब इनका निधन हो गया है। और एक निधन हुआ है, इनका नाम है जैक चार्ल्टन, और ये जैक चार्ल्टन कौन थे, तो ये इंग्लैंड के फुटबॉलर थे, इनका भी निधन हो चुका है। जो 1966 में इंग्लैंड की टीम ने जो फुटबॉल का विश्व कप जीता था तो उस टीम के ये सदस्य भी रहे थे जिनका नाम था जैक चार्ल्टन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहना अनुमानित की है, तो कितने प्रतिशत ये अनुमानित की है फिक्की के अनुसार,
तो फिक्की ने अनुमानित की है माइनस की 4.5 और ये वित्त वर्ष 2020-21 के लिए है। और किसने फॉरकास्ट की है? तो फिक्की ने। अब बात चलिए फिक्की की, तो फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी, ये भी इसी वर्ष नियुक्त की गई हैं। और अभी फिक्की भी चर्चा में बना रहा था, क्यों? तो फिक्की की अभी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई थी। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था जानवी फूकन। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी जानवी फूकन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में जो शीर्ष राज्य रहा है उसका नाम है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा राज्य में बेहतरीन तरीके से पीएम स्वनिधि योजना को लागू किया गया है, जिसके तहत ये इस योजना को लागू करने में शीर्ष पर रहा है। और ये योजना है क्या? पीएम स्वनिधि योजना। तो इस योजना के अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जैसे कि जो लोग गली या फिर जो सड़कों के आसपास जो दुकानें लगा लेते हैं ठेलों पे, तो उनके लिए एक सरकार द्वारा 10,000 रुपये की लोन के रूप में एक वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी उनके, ताकि वो लोग अपना काम धंधा कर सकें। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल अभी अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यरत हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं, और चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो अभी रोको टोको अभियान लॉन्च किया था मध्य प्रदेश ने। एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है। और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपने राज्य में इंतजार आपका नामक अभियान भी कहाँ चला है? तो ये मध्य प्रदेश में ही चला है। आसपास नामक हेल्पलाइन की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना और बिजली चोरी रोकने के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी शुरू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और प्रवासी श्रम आयोग गठित किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में ही। मुख्यमंत्री शहरी पट व्यवसाय उत्थान योजना भी शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में ही। इसके साथ साथ थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही हुई है। और रोजगार सेतु योजना भी ये मध्य प्रदेश में चलाई गई है। उससे पहले श्रम सिद्धि अभियान, सबको मिलेगा रोजगार योजना तथा बुखार क्लिनिक की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में ही की गई है। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत भी मध्य प्रदेश के जो झाबुआ जिला है, उस जिले की आजीविका मिशन की जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा शुरू की गई है। उससे पहले चरण पादुका पहल की शुरुआत भी की है मध्य प्रदेश में ही। देश की पहली FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की है मध्य प्रदेश में ही। उससे पहले मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च की गई है। मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य भी बना है। जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। और जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश में ही चलाई जा रही है। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश ने ही की है। तो ये सब योजनाएं थी जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई हैं। और सबसे मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा योजनाएं मध्य प्रदेश ही चला रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा है जिस दिन मध्य प्रदेश से कोई ना कोई क्वेश्चन ना आए। तुम ये चीज़ आप ध्यान रख के चलना। तो जितनी मैंने योजनाएं बनाई थी, तो ये योजनाएं उस वक्त की हैं। तो ये जो कोविड-19 चल रहा है, तो उसके दौरान मध्य प्रदेश के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, आई थिंक तकरीबन इस पूरे ईयर में, मतलब कि इस वर्ष जनवरी से लेकर और अब तक मध्य प्रदेश में तकरीबन 40 के आसपास योजनाएं लॉन्च हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। और आज 13 क्वेश्चन नहीं है, 13 से हैं ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन मैंने जो भी राजदूत बने थे तो मैंने एक ही क्वेश्चन में वो कवर कर दिए थे। तो इस वजह से आज 13 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके उतने ही हैं, 16 से ज़्यादा ही बनेंगे। बात करते हैं कल के क्वेश्चनों की। तो कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, साइकिल्स फॉर चैलेंज अभियान मैंने पूछा था किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, अमेरिकी नौसेना की पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? इनका नाम है मैडलिन स्वीगल। तीसरा क्वेश्चन था, किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी द्वारा मोदी योजना चलाई गई है? तो आंसर है लद्दाख। चौथा क्वेश्चन था, जम्मू में 6 पुलों का उद्घाटन किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन पूछा था, SBI ने किस राज्य के साथ मिलकर तनाव फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर था महाराष्ट्र। छठा क्वेश्चन था, एशिया प्रशांत कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान था 8वां और पहले नंबर पे था ऑस्ट्रेलिया। सातवां क्वेश्चन था, किस संस्था द्वारा ऊषा थोराट की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो इसका आंसर था सेबी मतलब कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
और 8वां क्वेश्चन था किस देश द्वारा भारतीय चैनलों को बंद कर दिया गया है अभी दूरदर्शन के लिए छोड़ के, तो इसका आंसर था नेपाल। और आज से आपके लिए रिवीजन के लिए जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, रोको टोको अभियान अभी चलाया गया है, किस राज्य में ये चलाया जा रहा है रोको टोको अभियान। दूसरा क्वेश्चन बताना है ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन बना है एफडीआई के माध्यम से। तीसरा क्वेश्चन बताना है कब तक भारतीय रेलवे विश्व की पहली ग्रीन रेलवे बन जाएगी, ऐसी भी घोषणा की है जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं उनके द्वारा। और चौथा क्वेश्चन बताना है 72,000 असॉल्ट राइफल की डील भारत ने किस देश के साथ की है। पांचवा क्वेश्चन बताना है CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है। छठा क्वेश्चन बताना है किसके द्वारा भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। सातवां क्वेश्चन बताना है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है। आठवां क्वेश्चन बताना है पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव अभी जीता है और वही वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं, दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं, तो उनका नाम बताना है। 9वां क्वेश्चन बताना है कोविड-19 वैक्सीन का सफल परीक्षण करने वाला अभी पहला देश कौन बना है। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बताना है ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल की शुरुआत किस आयोग के द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो। अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।